बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान ने सीरिया में मजीद कार्रवाइयों का दिया इशारा। एक्सपर्ट्स ने कहा हमले अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के लिए वार्निंग है। सीरिया में ईरान के हमलों से अमेरिका नाराज, कहा इत्तेहादी फौजें जद में आते आते रह गईं। अमेरिकी फौज ईरान से टकराव के लिए तैयार नहीं, ट्रंप सिर्फ शोर कर रहे हैं। फौजी जनरल्स के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। अमेरिका और तुर्की सीरिया के मनबिज में मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे, ट्रेनिंग शुरू, जेम्स माटिस ने किया ऐलान। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में इलेक्शन रैली पर खुदकुश हमला, 13 हलाक। इंडोनेशिया सुनामी में मरने वालों की तादाद 1300 हो गई, कई इलाकों में अब तक नहीं पहुंचा जा सका। आंखों की सर्जरी को आसान बनाने के लिए अमेरिका, फ्रांस और कनाडा के रिसर्चर्स को फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया गया। दिल्ली यूपी सरहद पर किसान रैली को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल, झड़पों में कई जख्मी, हुकूमत से बातचीत नाकाम। महाराष्ट्र में सियासी इनकलाब आएगा, औरंगाबाद में एमआईएम बीबीएम रैली से असद ओवैसी का खिताब। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में एक इलेक्शन रैली पर खुदकुश हमले में कम से कम 13 लोग हलाक हो गए। इस हमले में अब्दुल नासिर मोहम्मद नामी एक उम्मीदवार की रैली को निशाना बनाया गया। सूबाई गवर्नर के तर्जुमान ने यह बात बताई। अफगानिस्तान में 20 अक्टूबर को पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, जिस वक्त खुदकुश बमबरदार ने धमाका किया। स्टेज से तकरीरें की जा रही थी। रैली में तकरीबन 250 लोग शरीक थे। फौरी तौर पर किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन अब तक ऐसे हमलों में 5 उम्मीदवार हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और आईएसआईएस काफी सरगर्म हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि वो नाकाबिल भरोसा और गैर हकीकत पसंद अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। जवाद ज़रीफ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो बातचीत के इम्कान से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक अमेरिका हकीकत पसंद नहीं होता और काबिल भरोसा नहीं बनता, बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने अखबार न्यूयॉर्कर से बातचीत करते हुए ये बात कही। जवाद ज़रीफ ने कहा कि अगर एतबार हो तो सब कुछ अच्छा रहता है और एतबार ना हो तो सब कुछ ढह जाता है। हम देख रहे हैं कि क्या अमेरिका में कुछ हकीकत पसंदी पैदा होती है। फ्रांस की हुकूमत ने ईरान के बाज़ फंड्स रोक दिए हैं। बताया गया कि 30 जून को पेरिस के करीब एक बम हमले की कोशिश के सिलसिले में ये फंड्स रोके गए। अरब मीडिया में ये बात कही गई। ईरान ने दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए जाने पर सऊदी अरब पर जवाबी वार किया। ईरान ने कहा कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि सऊदी अरब ने दुनिया भर में दहशतगर्दों की मदद की है और साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने खुद इस बात का इकरार किया था। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में ईरान के नुमाइंदे ने सऊदी अरब के वजीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर के इल्जाम का जवाब देते हुए ये बात कही। आदिल अल जुबैर ने कहा था कि ईरान की सरगर्मियों को रोकना बहुत जरूरी है। ईरानी नुमाइंदे ने आदिल अल जुबैर के दावों को रद्द करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदारों की मदद की है। हम सब जानते हैं कि वो अल-कायदा और आईएसआईएस का सपोर्टर रहा है। अमेरिका और तुर्की की फौजें मिलकर सीरिया के मनबिज में पेट्रोलिंग करेंगी। इसके लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने यह बात कही। नेटो इत्तेहादियों तुर्की और अमेरिका के दरमियान पिछले कुछ महीनों में कई मामलात पर तनाव बढ़ गया है। जेम्स माटिस ने, जो फ्रांस के दौरे पर हैं, कहा कि हमने ट्रेनिंग शुरू की है, देखना है कि हालात किस तरह आगे बढ़ते हैं। तुर्की ने मार्च के महीने में सीरिया के अफरीन शहर पर कब्जा कर लिया था और लड़ाई को मनबिज ले जाने की धमकी दी थी। ये वो इलाके हैं जहां कुर्दों का असर है। तुर्की का कहना है कि इन कुर्दों का ताल्लुक तुर्की में अलहदगी पसंदी की तहरीक चलाने वाले कुर्दों से है।
ईरान की फौज ने कहा कि सीरिया में दहशतगर्दों पर हमले बदले का पहला मरहला। इस तरह ईरान ने सीरिया में ऐसे और ज्यादा हमलों की वार्निंग दी है। ईरान के अहवाज शहर में हाल ही में एक फौजी परेड पर बंदूकबरदारों की फायरिंग के जवाब में ये हमले किए गए। ईरानी फौजों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यह बात कही। इससे पहले रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा था कि उन्होंने सीरिया के अल्बुकमाल टाउन के करीब इन मिलिटेंट्स के ठिकानों को निशाना बनाया जो अहवाज हमले के जिम्मेदार हैं। जनरल बाकरी ने कहा कि इस ऑपरेशन का दूसरा मरहला भी आएगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस हमले में कई मिलिटेंट्स को हलाक करने का दावा किया और कहा कि उनके हथियारों के डिपोज और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका सीरिया में ईरान की कार्रवाई से काफी नाराज है। पेंटागन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इन मिसाइल हमलों से अमेरिका की इत्तेहादी फौजें खतरे में पड़ गई थीं। पेंटागन के एक ओहदेदार ने कहा कि ईरानी फौजों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से ऐसा हो सकता था कि इत्तेहादी फौजें जद में आ जाएं। अमेरिकी ओहदेदार ने एक इलाके की निशानदेही की जहां पर अमेरिका की फौजें और इसकी इत्तेहादी फोर्स सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स आईएस के बचे कुछ इलाकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीरिया में ईरान की कार्रवाई दरअसल अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के लिए एक वार्निंग है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर हमले की तस्वीरें दिखाते हुए अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद और आले सऊद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर हमलों से पहले कहा गया था कि कुछ मिनटों में गुरूर की दुनिया, खासतौर पर अमेरिका, सहियूनी हुकूमत और आले सऊद ईरान की तरफ से दिए जाने वाले धक्कों को महसूस करेंगे। सीरिया की हुकूमत ने कहा कि ईरान के ये मिसाइल हमले जायज हैं। सीरिया के वज़ीर ख़ारजा वलीद अल मोलिम ने अल मयादीन टेलीविजन पर पेश होते हुए ये बात कही। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौजी मौजूदगी उतनी ज्यादा नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप शोर करते हैं। फौजी एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि खलीज फारस में अमेरिका की फौजी मौजूदगी लड़ाई के लिए काफी नहीं है और ये ईरान के खिलाफ सदर डोनाल्ड ट्रंप की जारहाना बयानबाजी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। फौजी ओहदेदारों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि खलीज फारस में मार्च के बाद से अमेरिकी फौज के तैयारा बरदार जहाज नहीं है। वज़ीर दिफा जेम्स मार्टिस ने 4 पैट्रियटिक मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम को जॉर्डन और बहरीन से हटा लिया है ताकि रशिया और चाइना और दूसरे मामलों से निपटा जा सके। रशिया ने सीरिया में S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। हाल ही में सीरिया में रशिया का एक जंगी हवाई जहाज तबाह हो गया था जिसके लिए रशिया ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती से इसराइल और अमेरिका काफी नाराज हैं। यूनाइटेड नेशंस ने फलस्तीन के बारे में अपनी करारदादों पर अमलावरी की जरूरत पर जोर दिया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जनरल असेंबली के हालिया सेशन के दौरान चेयरपर्सन मारिया ट्रेंडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादों पर अमलावरी ना होना अफसोस की बात है। आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो इन करारदादों पर अमल को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनियों के हुकूक की तायीद करते हैं। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में 21 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज ने कहा कि इन फलस्तीनियों की कई मामलात में तलाश थी, कई जगह धावे करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसराइली मीडिया में कहा गया कि मगरबी किनारे के गांव खान अहमर में किसी भी वक्त फलस्तीनी घरों को गिराया जा सकता है। इसके लिए जरूरी कानूनी मंजूरी हासिल कर ली गई है। यूनाइटेड नेशंस ने गाजा से अपने गैर मुल्की वर्कर्स को हटा लिया है। बताया गया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह कदम उठाया गया। बात करते हैं इंडोनेशिया की सुनामी की। इंडोनेशिया के जलजले और सुनामी में मरने वालों की तादाद 1300 हो गई है। जुमे को यह जलजला और सुनामी आए थे जिसके बाद सुलावेसी जजीरे में जबरदस्त तबाही मची। जलजले की शिद्दत 7.5 नापी गई थी जिसके बाद सुनामी आ गई और बड़ी बड़ी मौजों ने हर चीज को तहस नहस कर दिया। इमदादी कारकुन अब तक कई इलाकों तक नहीं पहुंच सके हैं जिसकी वजह से नुकसानात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इंडोनेशिया की डिजास्टर एजेंसी ने 1234 लोगों के मरने की तस्दीक की है। बास खबरों में यह तादाद 1300 बताई गई है। पहले यह तादाद 844 बताई गई थी। हजारों लोग जख्मी हैं। अभी बेशुमार लोगों को मदद की जरूरत है। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने दुनिया से मदद की अपील की है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, चाइना, इंडिया और दूसरे मुल्कों ने मदद की पेशकश की है। एक दिन पहले हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो से बातचीत की थी और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया था। उन्होंने मदद भेजने के बारे में बातचीत भी की थी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनकी हुकूमत ने $3,60,000 की मदद दी है और दूसरे दौर की मदद के लिए भी इंडोनेशिया की हुकूमत से बातचीत जारी है। ये फंड्स इंडोनेशिया की रेड क्रॉस कमेटी के जरिए दिए जाएंगे। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान ने सीरिया में मजीद कार्रवाइयों का दिया इशारा। एक्सपर्ट्स ने कहा हमले अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के लिए वार्निंग है। सीरिया में ईरान के हमलों से अमेरिका नाराज, कहा इत्तेहादी फौजें जद में आते आते रह गईं। अमेरिकी फौज ईरान से टकराव के लिए तैयार नहीं, ट्रंप सिर्फ शोर कर रहे हैं। फौजी जनरल्स के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। अमेरिका और तुर्की सीरिया के मनबिज में मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे, ट्रेनिंग शुरू, जेम्स मार्टिस ने किया ऐलान। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में इलेक्शन रैली पर खुदकुश हमला, 13 हलाक। इंडोनेशिया सुनामी में मरने वालों की तादाद 1300 हो गई, कई इलाकों में अब तक नहीं पहुंचा जा सका। आंखों की सर्जरी को आसान बनाने के लिए अमेरिका, फ्रांस और कनाडा के रिसर्चर्स को फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया गया। दिल्ली यूपी सरहद पर किसान रैली को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल, झड़पों में कई जख्मी, हुकूमत से बातचीत नाकाम। महाराष्ट्र में सियासी इनकलाब आएगा, औरंगाबाद में एमआईएम बीबीएम रैली से असद ओवैसी का खिताब। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो चाइना के माल पर $267 बिलियन का इजाफी टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक चाइना अपने नाजायज तिजारती तरीके खत्म नहीं करता उसके साथ कोई डील नहीं होगी। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को $375 बिलियन का नुकसान हो रहा है। 3 रिसर्चर्स को फिजिक्स के नोबेल इनाम के लिए चुना गया है जिन्होंने लेजर फिजिक्स के शोबे में काफी अहम काम किया है। उनकी रिसर्च की वजह से आंखों की सर्जरी के शोबे में काफी मदद मिली है। अमेरिका के आर्थर एशकिन, फ्रांस के गेराल्ड मोरिक और कनाडा की डोना स्ट्रगलैंड को यह अवार्ड दिया गया। अमेरिका के रिसर्चर आर्थर एशकिन की उम्र 96 साल है। डोना फिजिक्स का नोबेल इनाम हासिल करने वाली तीसरी औरत बन गई हैं। एक दिन पहले मेडिसिन के नोबेल इनाम का ऐलान किया गया था जो अमेरिका और जापान के 2 प्रोफेसर्स को दिया गया। सोमालिया में अमेरिका के हवाई हमले में अल-शबाब के 9 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। अमेरिकी फौज की तरफ से जारी एक बयान में यह बात कही गई। सोमालिया की सरकारी फौज पर एक हमले के बाद यह कार्रवाई की गई। इससे पहले एक हमले में यूरोपीय यूनियन के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस हमले में 3 लोग हलाक हुए। इस हमले के लिए अल-शबाब को जिम्मेदार ठहराया गया। इस दौरान आलमी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सोमालिया में भूख, बीमारी और खून खराबे की सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। अब देखते हैं कुछ खबरें इंडिया की। कोलकाता में एक इमारत के सामने कम शिद्दत के बम धमाके में 7 साल का एक बच्चा हलाक हो गया और 9 लोग जख्मी हुए। जख्मियों में इस बच्चे की मां भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद रॉय ने यह बात बताई। शुरुआती तहकीकात के मुताबिक इस धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर ने दावा किया कि इस धमाके का निशाना वो थे। तृणमूल कांग्रेस ने इस धमाके के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। साउथ डमडम म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन और तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने कहा कि इस धमाके में उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई। हजारों किसानों ने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में दाखिल होने के लिए एक मार्च निकाला जिसे रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया और झड़पें हुई। इस मुजाहरे के दौरान हुकूमत ने ऐलान किया कि इन किसानों के मुतालबात का जायजा लेने के लिए चीफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन एहतजाजी किसानों ने कहा कि वो इन यकीन दहानियों से मुतमईन नहीं है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एहतजाजी किसानों से मुलाकात के बाद मरकजी मुमलिकती वजीर ज़राअत गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हुकूमत किसानों को यकीन दिला रही है कि वो उनके कॉज को आगे बढ़ाएगी।
احتجاج کا اعلان کرنے والے لیڈر نریش ٹکیت نے کہا کہ کسان مطمئن نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے اور آئندہ کے ایکشن پلان کا اعلان کریں گے. کسان مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے قرض معاف کیے جائیں اور فیول کی قیمتوں میں کمی کی جائے. کسانوں کی کرانتی یاترا کو روکنے کے لیے بیریکیڈز لگائے گئے تھے. کئی کسانوں نے پیدل اور ٹریکٹرز میں اس یاترا میں حصہ لیا. کم سے کم 30,000 کسانوں نے اتر پردیش سے اس یاترا میں حصہ لیا. انہیں راج گھاٹ کے قریب چودھری چرن سنگھ میموریل تک مارچ نکالنا تھا. یہ لوگ وہاں جانے کی کوشش کر رہے تھے. اس مقام کو کسان گھاٹ کہا جاتا ہے لیکن انہیں روک دیا گیا. کسانوں نے بیریکیڈز کو توڑنے کی کوشش کی اور نعرے لگائے. پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا اور پانی کی بوچھاڑ کا استعمال کیا تاکہ کسانوں کو منتشر کیا جا سکے. کئی کسانوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے. کسانوں کے مطالبات میں سبسڈی پر بجلی، 60 سال سے زیادہ عمر کے کسانوں کے لیے پینشن اور سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات پر عمل آوری شامل ہے. یہ یاترا 23 ستمبر کو ہردوار کے ایک مقام سے شروع ہوئی تھی. احتجاجی کسانوں نے مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے بھی ملاقات کی لیکن مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکا. اس دوران یو پی دہلی بارڈر پر ریپڈ ایکشن فورس اور دوسری نیم فوجی فورسز کو تعینات کیا گیا. کسان لیڈرز نے حکومت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے ہندوستان کی حکومت سے نہیں تو کیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے کہیں گے. کسانوں پر لاٹھی چارج اور طاقت کے استعمال کی اپوزیشن پارٹیوں نے مذمت کی. پڈوچیری کی لیفٹیننٹ گورنر کرن بیدی اور AIADMK کے ایک رکن اسمبلی کے بیچ تکرار ہو گئی. لیفٹیننٹ گورنر نے اس رکن اسمبلی سے کہا کہ وہ اسٹیج چھوڑ دیں جب انہوں نے اپنی تقریر کے لیے زیادہ وقت لیا. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کھلے میدانوں میں رفع حاجت کے بارے میں ایک پروگرام ہو رہا تھا. اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے. جب کرن بیدی نے رکن اسمبلی امبا لگن سے کہا کہ وہ چلے جائیں تو جواب میں انہوں نے جواب دیا کہ وہ چلے جائیں. بعد میں کرن بیدی نے کہا کہ اس رکن اسمبلی کو اس پروگرام میں تقریر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ زبردستی پروگرام میں گھس آئے. کرن بیدی نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ رکن اسمبلی اپنے ایسے ہی برے رویے کے لیے جانے جاتے ہیں. کرن بیدی اور پڈوچیری کی حکومت کے بعض لیڈرز کے درمیان وہاں پر اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں. پورے ملک میں گاندھی جینتی منائی گئی. اس موقع پر کئی پروگرامز رکھے گئے. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی راج گھاٹ پہنچے اور گاندھی جی کی سمادھی پر پھول چڑھائے. اس موقع پر مہاتما گاندھی کی 150ویں یوم پیدائش تقاریب کا آغاز کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی اور یونائیٹڈ نیشنز کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوٹریز نے گاندھی جینتی کے موقع پر ایک انٹرنیشنل سینیٹیشن کنونشن میں حصہ لیا. حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مہاراشٹر میں ایک انقلاب آئے گا اور یہ سیاسی انقلاب دلت اور مسلمان لائیں گے. وہ اورنگ آباد میں مجلس اور BBM کی ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے. BBM پرکاش امبیڈکر کی تنظیم ہے جو بہوجن منچ کے نام سے جانی جاتی ہے. بہوجن منچ اور مجلس اتحاد المسلمین نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اپنے خطاب میں اسد الدین اویسی نے کہا کہ مسلمانوں اور دلتوں کو اور پچھڑے طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں اور دوسرے مقامات پر دلت اور مسلمان ان پارٹیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں جنہوں نے حکومت تو کی لیکن ان لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس موقع پر اورنگ آباد کا یہ جلسے عام اور جلسے گاہ جے میم اور جے بھیم کے نعروں سے گونج اٹھی. ارے جو خود ڈوب رہا ہے وہ سنویدھان کو کیا بچائے گا؟ سنویدھان کو ہم بچائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم مر مٹنے کو تیار ہیں اور سنویدھان کو وہی لوگ بچا سکتے جو بابا صاحب امبیڈکر کے پیغام سنویدھان کو وہی لوگ بچا سکتے جنہوں نے ذات پات کے نام پر ناانصافی نہیں کی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بابا صاحب امبیڈکر نے ہندوستان کے سنویدھان کے ذریعے ہم تمام کو، یہ ونچت بہوجن سماج کو کہا. امبیڈکر، بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا 70 سال پہلے سنو. بابا صاحب امبیڈکر نے دلتوں سے کہا، مسلمانوں سے کہا، OBC سے کہا، مظلوموں سے کہا، کمزوروں سے کہا، عورتوں سے کہا، بچوں سے کہا، غریبوں سے کہا، موچیوں سے کہا، سب سے کہا. امبیڈکر نے کیا کہا کہ میں تم کو سنویدھان دے رہا ہوں
इसमें 4 चीजें जो तुमको लड़कर हासिल करना पड़ेगा। बाबा साहिब ने कहा कि तुमको लड़ना पड़ेगा और तुमको जिद्दोजहद करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने वालों से मुकाबला करना पड़ेगा। वो क्या है मेरे भाई? वो है आजादी, लिबर्टी, आजादी। आजादी चाहते हैं हम तो कल रात में 9 बजे कोई टीवी चैनल ये ना कह दे कि ओवैसी आजादी बोला। मैं आजादी तुमसे चाह रहा हूं। मैं आजादी तुम्हारे दिमाग में जो मुझसे दुश्मनी है उससे आजादी चाह रहा हूं। मैं तुम्हारी सोच से आजादी चाह रहा हूं। मैं तुम्हारे जुल्म से आजादी चाह रहा हूं। मैं आजादी इसलिए चाह रहा हूं, सुनो मोदी, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सोच रखने वाले हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमको दबा रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा आजादी। बहुजन वंचित समाज के जिम्मेदारों, अम्बेडकर तुमसे 70 साल के बाद पुकार कर कह रहा है कि तुम कमजोर हो तो फ्रेटर्निटी पैदा करो, भाईचारा पैदा करो। क्या आप और हम भाईचारा पैदा करेंगे? नहीं करेंगे? भाईचारा पैदा करेंगे, पैदा करना है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान ने सीरिया में मजीद कार्रवाइयों का दिया इशारा। एक्सपर्ट्स ने कहा हमले अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के लिए वार्निंग है। सीरिया में ईरान के हमलों से अमेरिका नाराज, कहा इत्तेहादी फौजें जद में आते आते रह गईं। अमेरिकी फौज ईरान से टकराव के लिए तैयार नहीं, ट्रंप सिर्फ शोर कर रहे हैं। फौजी जनरल्स के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। अमेरिका और तुर्की सीरिया के मनबिज में मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे, ट्रेनिंग शुरू, जेम्स मार्टिस ने किया ऐलान। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में इलेक्शन रैली पर खुदकुश हमला, 13 हलाक। इंडोनेशिया सुनामी में मरने वालों की तादाद 1300 हो गई, कई इलाकों में अब तक नहीं पहुंचा जा सका। आंखों की सर्जरी को आसान बनाने के लिए अमेरिका, फ्रांस और कनाडा के रिसर्चर्स को फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया गया। दिल्ली यूपी सरहद पर किसान रैली को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल, झड़पों में कई जख्मी, हुकूमत से बातचीत नाकाम। महाराष्ट्र में सियासी इनकलाब आएगा, औरंगाबाद में एमआईएम बीबीएम रैली से असद ओवैसी का खिताब। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।